When there is complexity in the world, there is anxiety in the heart. When there is anxiety in the heart, there is curiosity in the mind. When there is curiosity in the mind, there is simplicity in the problem. When there is simplicity in the problem, there is beauty in the mathematics. जब दुनिया में समस्याएं आती हैं, उलझनें आती हैं, मन चिंतित होता है, और जब मन को चिंता होती है, दिमाग उस चिंता को समझने के लिए जिज्ञासु होता है। जब दिमाग में उस समस्या को जानने की इच्छा होती है, जिसकी वजह से मन चिंतित होता है, तब समस्या में सरलता आती है, समस्या छोटी लगने लगती है, और जब समस्या छोटी हो जाती है, गणित की सुंदरता बढ़ जाती है। यही सुंदरता है इस गणित की कि ये आपको जटिलता से सरलता की ओर ले जाता है। यही तो खूबसूरती है इस मैथमेटिक्स की, जो आपको इमोशनल से लॉजिकल बना देता है। एक बात कहूँ आपको, सपने देखना इमोशनल है और उन्हें पूरा करना लॉजिकल है। इमोशनल माइंड एक धारदार नंगी तलवार की तरह है, जो कभी भी आपको खुद को चोट पहुंचा सकती है, पर उसे ठीक तरह इस्तेमाल करना लॉजिकल माइंड ही हमें सिखाता है। ये लॉजिक इमोशंस से ही तो जन्म लेते हैं। आपके इमोशंस आपको कमज़ोर तब करते हैं जब आपका माइंड लॉजिकल नहीं होता। इमोशनल लोग तो यूं ही कमज़ोर समझे जाते हैं। अब दिखा दो सबको अपनी ताकत मैथमेटिक्स के इस हथियार से। बता दो सबको कि अब हम डरते नहीं, पढ़ते हैं इसे प्यार से। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। विभाजकता यानी डिविजिबिलिटी वाला टॉपिक थोड़ा लेंदी था। चलिए आगे के टॉपिक्स जल्दी से कवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग मल्टीपल्स। मल्टीपल्स का मतलब है जो गुणज हैं उनकी संख्या फाइंड करना है, यानी अपवर्तियों की संख्या फाइंड करना है, ऐसा भी कहते हैं इसको। तो इसमें जैसे कि क्वेश्चन है, आपको पता करना है 100 और 200 के बीच में टोटल ऐसे कितने इंटीजर्स हैं या नेचुरल नंबर्स हैं या होल नंबर्स हैं जो कि 9 और 6 से डिविजिबल हो, मतलब दोनों से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है, अब 100 से 200 तक ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स है, कैसे चेक करेंगे? एक एक करके करना पॉसिबल नहीं है कि आप 9 से देखते रहो फिर 6 से देखते रहो करके, ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा। तो सिर्फ आपको ये 2 या 3 सेकेंड्स में पता हो जाएगा। वो कैसे होगा देखिए। रेंज क्या है? 100 to 200। तो आप क्या करेंगे? 9 और 6 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। बट कैसे चेक करेंगे? पहले तो देखिए 9 और 6 का जो मल्टीपल है वो क्या है। अब मल्टीपल में भी जो सबसे छोटा मल्टीपल है, इसीलिए तो उसको बोलते हैं एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज, यानी कि जिसमें इनका डिवीजन हो जाए, वो है यहाँ पे 18। ठीक है, इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो 18 आएगा। यानी कि जो नंबर 18 से डिवाइड हो जाएगा, सपोज हम देख लेते हैं 18 2 36 होता है। 36 9 से भी एंड 4 से 6 से भी डिविजिबल हो जाता है। तो इसी कंसेप्ट से हमें क्या करना है, पहले 18 से 100 को डिवाइड करना है और फिर 200 को इसी 18 से डिवाइड करना है। फिर देखना है कि सिर्फ कोशेंट क्या आता है, सिर्फ भागफल क्या आता है। रिमाइंडर से मतलब नहीं है, डिवाइड हो ना हो उससे मतलब नहीं है। फिर उन भागफलों का जो डिफरेंस है, क्वेश्चन का डिफरेंस है, वो फाइंड कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे 18 5 90 होता है, आगे करने की जरूरत नहीं है, चाहे कितना भी रिमाइंडर आए। यहाँ पे होता है 18 × 1 18 2 0, 18 × 1 18 फिर 2, आगे की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें भागफल यानी क्वेश्चन से मतलब है। दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? 11 - 5 6। तो इसका मतलब 100 और 200 के बीच में 6 ही ऐसे नंबर है जो कि 18 से डिविजिबल हो जाएंगे, और 18 से होंगे तो फिर वो 9 और 6 से भी हो जाएंगे, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए डिवीजन के बेस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज 6 5 3 6 एक ये नंबर है। अब इसमें ये पूछा जाए कि इस नंबर के आसपास कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 17 से डिविजिबल है, यानी कि जो कि 17 से कट जाए। तो कैसे पता लगाएंगे? सबसे पहले हम इसको 17 से डिवाइड करेंगे। तो क्या होगा? यहाँ पे लास्ट में रिमाइंडर जो है वो 8 आया। ओके, अब ये देखते हैं, इसमें रिमाइंडर आने का मतलब है कहीं ना कहीं ये यहीं से आया होगा, यानी कि इस नंबर में अगर ये 8 नहीं होता तो ये 17 से पूरा कट जाता। तो इसका मतलब या तो हम यहाँ से 8 माइनस कर दें,
तब हमें ऐसा नंबर मिलेगा जो कि 17 से डिवाइड हो पाएगा। या फिर हम ये देखें कि यहाँ पे और कितना होता जिससे कि ये नंबर 17 से कट जाता। यहाँ पे 9 और होता तो ये 17 बनता, यानी कि ये नंबर 17 से कट जाता। तो देखिए 9 प्लस करना और 8 माइनस करना, दो ऑप्शन है हमारे पास। कि ऐसा इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है कि क्या ऐड करें या क्या माइनस करें। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि क्या ऐड करें या क्या माइनस करें, बट यहाँ पे पूछा है कि इस नंबर के आसपास कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 17 से डिविजिबल है। तो फिर आसपास जो नंबर होगा वो यही वाला होगा, क्योंकि ये दूर हो जाएगा। अगर हम 9 ऐड करते हैं तो उससे दूर चला जाएगा, -8 माइनस करते हैं तो वो उसके आसपास होगा। सपोज 10 एक नंबर है, तो हम अगर इसमें +2 करते हैं और एक बार हम -3 करते हैं, तो -3 करने से हो जाएगा 7 और +2 करने से हो जाएगा 12। तो इससे ये ज्यादा पास में है, ये दूर है ना, तो ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे -8 यानी कि जो कम है, चाहे माइनस किया जा रहा है चाहे प्लस किया जा रहा है, जो कम वैल्यू यहाँ पे दिख रही है उसी से वो नंबर मिलेगा जो कि आपका 17 से डिविजिबल होगा। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6536 -8। 8 माइनस कर दी, जो आंसर आएगा वही आपका 17 से डिविजिबल हो जाएगा और वो नियरेस्ट यानी कि सबसे पास वाला नंबर होगा जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। अब हम सीखेंगे कि यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक कैसे पता लगाते हैं। जैसे कोई एक बहुत बड़ा सा मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन होगा और एक्चुअली अगर हम मल्टीप्लाई करने जाते हैं और फिर देखते हैं कि यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आता है, तो फिर उसमें काफी टाइम वेस्ट होगा। तो इसके लिए क्या रूल होता है समझना पड़ेगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब इसमें बहुत बड़ा सा मल्टीप्लिकेशन है और पूछा क्या है कि इकाई का अंक बताइए इसमें। तो हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, उसमें कैसे भी नंबर्स हो, उसमें जो यूनिट प्लेस पे डिजिट्स हैं उन्हीं का मल्टीप्लाई करके देखेंगे। उनके प्रोडक्ट में यानी कि उनके गुणनफल में जो इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट आ रहा है वही आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसे कि अगर इसी क्वेश्चन के सिर्फ यूनिट डिजिट्स को लिखें तो यूनिट डिजिट्स यहाँ पे क्या क्या आ जाएंगे, देखिए 7 × 5, ये सब हो जाएंगे यूनिट डिजिट्स। ठीक है, पूरा नंबर नहीं लिखा मैंने सिर्फ नंबर के लास्ट का डिजिट देखा। ठीक है, अब इसका भी मल्टीप्लाई करना इतना इजी नहीं है, तो इसमें एक तरीका है। देखिए इसमें पहले तो ये ढूंढिए कि कहीं 2 ऐसे डिजिट या 3 ऐसे डिजिट हैं जिनको मल्टीप्लाई करके लास्ट में 0 हो रहा है। जैसे कि आप देखेंगे 5 × 8 ये हो जाता है 40। ठीक है, अब 40 के साथ चाहे आप इसका मल्टीप्लाई किसी का भी करेंगे, लास्ट में जो डिजिट आएगा वो 0 ही आएगा। इधर आपके चाहे कुछ भी हो, लास्ट में 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये तरीका है। तो इस तरह हम इसका स्मार्टली आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए कोई पावर वाला क्वेश्चन है, उसमें इकाई का अंक पूछा गया है, तो कैसे फाइंड करेंगे, है ना। यूनिट डिजिट उसमें पूछा गया है, जैसे कि 12 टू पावर 55 अपॉन 3 टू पावर 11। ठीक है, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करिए। ये क्वेश्चन है बहुत कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसको पहले हमें सिंप्लीफाई करना है, तब जाके हमें आंसर की तरफ बढ़ना है। तो 12 को हम 3 × 4 कर सकते हैं ब्रेक करके, पावर वही रहेगा यहाँ पे 3 टू पावर 11। अब देखिए यहाँ पे 3 पे पावर आएगा 55, क्योंकि ये पावर जो होता है ये दोनों में चला जाता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब 3 टू पावर क्या है वहां पे 55। अब नीचे क्योंकि 3 टू पावर 11 है तो ये -11 हो जाएगा, क्योंकि जब डिवीजन होता है तो पावर जाके माइनस हो जाता है। अब देखिए इस जगह पे क्योंकि इनटू है और 4 के साथ 4 टू पावर जो है वो 55 है। यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, ये होता है 3 टू पावर 44 × 4 टू पावर 55। अब देखिए इकाई के अंक का कंसेप्ट क्या होता है, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट क्या होता है कि सपोज ये 3 का 3 से मल्टीप्लाई 44 टाइम हो रहा है, तो आप पहले 3 का 3 में करिए, कितना आता है 9। 3 का 3 से 3 बार करिए, कितना आता है 9 3 सा 27। फिर 3 का 3 से 4 टाइम करिए तो कितना आता है 81। तो आपने देखा जैसे ही हमने 3 टू पावर 4 किया तो 81 आया, यानी कि एक यूनिट प्लेस आया। इसी तरह जब हम 3 टू पावर फिर 8 करेंगे तब भी यूनिट प्लेस पे 1 ही आएगा। फिर ऐसे 12 करेंगे तब भी यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। यहाँ सिर्फ यूनिट प्लेस को देख रहे हैं, ठीक है, बाकी चीजें नहीं देख रहे हैं। नंबर तो बहुत बड़ा आएगा, हमें इकाई के अंक से मतलब है यहाँ पे। तो इसका मतलब इस पावर को हमें 4 से डिवाइड करके ऐसे ब्रेक करना है
जैसे कि 4 इंटू 11, तो इससे क्या होता है, ये 3 टू पावर 4 बन रहा है, और 3 टू पावर 4 का मतलब है वहां पे जो इकाई का अंक है वो 1 ही रहेगा। तो जो 1 वाला इकाई का अंक आएगा उस पे अगर हम 11 का पावर चढ़ाएं तब भी उसका इकाई का अंक 1 ही आना है ना। अब देखिए 4 के केस में क्या होता है, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 इंटू 4 ये हो जाएगा आपका 16 4 64, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 ये हो जाएगा आपका 64 इंटू 4 256, और 4 जब एक बार है तो वो 4 है, ठीक है। तो आपने क्या देखा, 4 टू पावर 1 है तो 4 आ रहा है, 4 टू पावर 2 हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 आ रहा है लास्ट का यूनिट प्लेस, एंड जब 4 टू पावर 3 हो रहा है तो यहाँ पे हो रहा है आपका 4 फिर से, तो एक बार 4 फिर 6 फिर 4 फिर 6। इसका मतलब क्या ऑब्जर्वेशन है यहाँ से कि 4 टू पावर 1 के केस में आपका 4 आ रहा है, 4 टू पावर 3 के केस में 4 आ रहा है, 4 टू पावर 5 के केस में 4 आ रहा है। तो इस तरह से जितने भी ऑड पावर्स हैं यहाँ पे उनके केस में ये लास्ट में रिजल्ट यूनिट प्लेस पे 4 दे रहा है, और जब इवन पावर हो रहे हैं 4 टू पावर 2 4 टू पावर 4 तो उस केस में ये जो रिजल्ट दे रहा है यूनिट प्लेस पे वो 6 दे रहा है, ठीक है। तो अब यहां पावर चेक करिए क्या है 55, तो ये एक ऑड नंबर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यूनिट प्लेस पर 4 ही रहना है यहाँ पे, और इस जगह पे क्या था 3 टू पावर 4 1 था, तो 1 के पावर 11 भी आपका 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या देखेंगे कि यहाँ पे यूनिट प्लेस 1 और इस जगह पे यूनिट प्लेस 4, तो इस पार्ट का और इस पार्ट का दोनों पार्ट का यूनिट प्लेस मल्टीप्लाई किया तो 4 इंटू 1 4 आता है, तो यूनिट प्लेस का जो रिजल्ट है वो 4 है, बाकी मल्टीप्लीकेशन का जो रिजल्ट है वो बहुत बड़ा होगा, वो हमें नहीं फाइंड करना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे किया करते हैं। तो ओवरऑल क्या समझ में आता है, कोई भी नंबर हो जिसमें लास्ट में 1 है और उसके कुछ पावर है n, तो उसका यूनिट प्लेस जो है वो 1 ही आएगा। इधर नंबर बहुत बड़ा है, लास्ट डिजिट जो है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह लास्ट डिजिट अगर आपका 3 है तो उस केस में आपका ये जो n है ये अगर 4 है, n को हम कैसे भी करके 4 में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे किया था ब्रेक करके, तो यूनिट प्लेस 1 हो जाता है। जब इसी तरह लास्ट डिजिट जो है 4 है और उसके पावर n जो है वो एक ऑड नंबर है, तो उस केस में ये देगा यूनिट प्लेस पे 4, बट अगर यही n इवन है तो ये देगा यूनिट प्लेस पे 6। इसी तरह अगर नंबर में लास्ट में 5 है, ठीक है, 5 के पावर अगर n है तो लास्ट में यूनिट प्लेस पे हमेशा 5 ही आएगा, यानी कि 5 के साथ 5 का मल्टीप्लाई कितनी भी बार कर लीजिए यूनिट प्लेस पे 5 ही आएगा। इसी तरह 6 का होता है सेम, कितनी भी बार आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 का 6 में लास्ट में 6 ही आना है। इसी तरह 0 का होता है, 0 का भी लास्ट में 0 ही आना है। तो ये बेसिक रूल्स आपको ध्यान रखना है। अब सपोज एक क्वेश्चन है 343 टू पावर 55, इसमें आपको इकाई का अंक पता करना है, यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट है। तो देखिए 343 पे पावर 55, तो सबसे पहले क्या होता है, अब देखिए लास्ट में 3 है, तो यानी कि इस 3 के पावर हम अगर 4 लेके आते हैं, हमें पता है यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या देता है ये 1, ठीक है। इसी कंसेप्ट को यूज करना है। अब देखिए तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे पावर 4 कैसे लाना होता है, पहले आप 55 को डिवाइड करिए 4 से, फिर देखिए ये 13 टाइम जो है 52 हो जाएगा, यानी कि लास्ट में बचा आपका 3। तो ये कुछ इस तरह लिखा जा सकता है 343 टू पावर 13 इंटू 4 प्लस 3, ये रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से हो गया है ना, क्वोशिएंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से हमने ब्रेक कर दिया पावर को। अब देखिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अब जो हमने एक्सपोनेंट में पढ़ा है, अगर सपोज एक नंबर है a, उस पर पावर m प्लस n है, इसका मतलब क्या है, वो है कुछ इस तरह, ठीक है। तो यही चीज हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, 343 टू पावर 13 इंटू 4 एंड इंटू करना है हमें 343 टू पावर 3, ये हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, इसको भी ब्रेक नहीं किया।
अब देखिए इसमें अब यूनिट प्लेस की बात करेंगे। अब इसको सोल्व थोड़ी नहीं करना है हमें सिर्फ ये देखना है कि यूनिट प्लेस पे क्या है। तो यूनिट प्लेस पे अभी देखिए 3 है यहाँ पे, तो इसका मतलब इस नंबर का जो यूनिट प्लेस होगा वो 3 के पावर के सॉल्यूशन में जो यूनिट प्लेस होगा वही होगा, यानी कि 3 के पावर का सॉल्यूशन लीजिए पहले। तो इसमें 3 टू पावर 4 इंटू 13 कर लेते हैं, इंटू 3 टू पावर 3 ये कर लेते हैं, सिर्फ हमने यूनिट प्लेस ले लिया। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 टू पावर 4 पे पावर आपका 13, ये रूल होता है आपका अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई है पावर, यानी कि a टू पावर n फिर उसके ऊपर पावर सपोज m है, यानी कि पावर के ऊपर पावर होता है तो क्या होता है, हम पावर्स को यानी कि n इंटू m इस तरह मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी मल्टीप्लाइड में है तो हम इसको इस फॉर्म में ला सकते हैं, तो वही हमने किया। और इधर क्या लिखा हुआ है, इंटू 3 टू पावर 3, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 टू पावर 4 क्या होता है, इसमें इकाई का जो अंक है यानी कि यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है वो क्या होता है, 1 ही होता है, अभी हमने देखा था। तो 1 पे पावर अगर 13 हो तब भी 1 होगा, और 3 टू पावर 3 को आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो 3 टू पावर 3 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 3 3 9 3 27, यानी कि यहां से आपका इकाई का अंक जो है वो 1 आ रहा है, और यहां से 27 में जो इकाई का अंक आ रहा है वो देखिए सिर्फ वो आ रहा है 7, यानी कि अल्टीमेटली इसमें इस पूरे नंबर में इस 343 में जो पावर था बहुत बड़ा सा 55, इसको पूरा हमें सॉल्व नहीं करना पड़ा, सिर्फ हमने इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट को पता किया, वो है 7। ओके, तो इस तरह से फाइंड करते हैं इकाई का अंक। तो ये अक्सर करके पूछे जाते हैं, पावर में क्वेश्चंस होंगे और उनका इकाई का अंक पूछा जाएगा, तो आप इजीली इस तरह से कर पाएंगे।